Good morning, students. In our last class, we have discussed some of the cases of the AC circuit, right? The last topic that we have discussed was the circuit containing resistor and the inductor. Now, today we are going to study the sixth case in which there will be no resistor or resistance and only inductance or capacitor are being connected in the series, right? हमने एक कैपेसिटेंस को या एक कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस होगा सर्किट में, मतलब हमने एक कैपेसिटर को और इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द LR सर्किट, राइट? सॉरी, LC सर्किट. Here resistance is not there, so the circuit is said to be the LC circuit, that is inductance और capacitance को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है. अगर मैं इसके लिए एक डायग्राम बनाऊं, so the diagram will look like this. एक रेजिस्टर, ऑल्सो ये कैपेसिटर, और ये दोनों जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं. रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल हो जाएगा दैट विल बी VR, और इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल हो जाएगा दैट विल बी VL. एंड यहाँ पर हमने एक AC सोर्स लगा दिया है जिससे कि जो करंट है वो AC करंट जो है वो फ्लो होगा इस सर्किट में से, राइट? Now, the same thing that we are doing in all the cases, that is the equation for V is equals to V naught sin omega t, and give it equation number 1, right? हमारे पास expression आ गया है V naught के लिए, and V is equals to V naught sin omega t. This is the thing that we have got. Also, students, we know that the potential across the inductance is equals to IXL, and we know that VC is equals to IXC. Give it equation number 2 and this one equation number 3. तो हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई हैं. नाउ जो टोटल पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू कैपेसिटेंस का पोटेंशियल माइनस द इंडक्टेंस का पोटेंशियल. The total potential will be equals to capacitance का potential minus the inductance का potential. और अगर हम इनमें values put कर दें so that we will get our answer. Also एक चीज़ यहाँ पर mentionable है. अच्छा, okay, that thing we will discuss later. पहले हम लोग values put कर देते हैं. We will get IXC minus IXL. इन दोनों में से I we have taken common. हमारे पास बच गया XC minus XL, राइट? V अपॉन I, ये जो I है अगर मैं उसको नीचे भेज दूं तो इट विल बिकम V अपॉन I, एंड V अपॉन I इज इम्पिडेंस, दैट इज Z. बट उसके पहले हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं. ये हो जाएगा 1 अपॉन में ओमेगा C माइनस ये हो जाएगा ओमेगा L, राइट? एंड V अपॉन I इज Z, दैट इज इम्पिडेंस. तो हमारे पास Z के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट इज 1 अपॉन में ओमेगा C माइनस ओमेगा L. There is a minor correction here. It should be VL minus VC, right? अगर हम इंडक्टर में से कैपेसिटर को माइनस करेंगे तो we will get the answer. Why? Because जो इंडक्टर होता है वो लीड करता है, राइट? जब ऐसा सर्किट जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है वहां पर जो वोल्टेज है वो लीड करेगा, इसलिए हमको VL में से VC को माइनस करना पड़ेगा. एंड वी विल गेट द एक्सप्रेशन लाइक दिस. जहाँ पे L है वहाँ पे C लगा देंगे, और जहाँ पे C है वहाँ पे L लगा देंगे, राइट? एंड वी नो दैट XC हो जाएगा हमारे पास ओमेगा L माइनस 1 अपॉन में ओमेगा C, और इसको अभी के लिए हम इसी फॉर्म में रहने देते हैं दैट V इज इक्वल्स टू I omega L minus omega and this will become 1 upon में omega L minus omega C, right? And ये इसको यहाँ पे लिख ही लेते हैं. This will be equal, Z is equals to 1 upon में omega L minus omega C, right? So this will be the expression for the impedance. हमने इम्पिडेंस निकाल दिया. नाउ
हमको यहाँ पे भी करंट निकालने की जरूरत है. सो आई नो दैट द करंट कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन दैट इज I is equals to V node by Z. अगर मैं यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर दूँ so that I will get the expression for current that can be given by I is equals to V node upon में Z की जगह पे हम Z की वैल्यू पुट कर देते हैं, that is 1 upon में ओमेगा L minus ओमेगा C, right? This will be the expression for the current that we are talking about. लेकिन also एक चीज यहाँ पर mentionable है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस लगा होगा, उस सर्किट में जो Z होता है, दैट इज जो इम्पिडेंस होता है, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, राइट? एक ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस लगा होता है, उस सर्किट में जो इम्पिडेंस होता है वो 0 होता है. और अगर इम्पिडेंस 0 होगा तो उस केस में ये जो पीक करंट है वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, बिकॉज एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी. सो वी कैन से दैट कि उस केस में क्या होगा, जो पीक करंट है दैट विल बी इक्वल्स टू 0. और अगर हालांकि प्रैक्टिकली ये केस पॉसिबल नहीं है कि आपको जो करंट है वो इनफाइनाइट करंट मिल जाए, लेकिन थियोरेटिकली अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस जो रिएक्टेंस होगा वो कैपेसिटेंस के अक्रॉस के रिएक्टेंस के इक्वल होगा, राइट? अगर आई नोट हम बोल रहे हैं, इफ इट इज सो, अगर z इज इक्वल्स टू 0, सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा दैट xl इज इक्वल्स टू xc, राइट? और यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे सो यू विल गेट दिस विल बिकम ओमेगा l इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में ओमेगा c, राइट? दिस थिंग यू विल गेट फ्रॉम हियर दैट ओमेगा l इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में ओमेगा c. और यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ये ओमेगा जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में LC, राइट? और वी कैन से दैट जो ओमेगा होता है दैट इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन में LC. अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूंगा तो इट विल बिकम 1 अपॉन में अंडर रूट LC, राइट? ऑल्सो आपको पता है जो ओमेगा है वो कितना होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू. और अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूं सो दैट आई विल गेट 2 पाई न्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट LC. और यू विल गेट दिस न्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट LC. And this is the condition for resonant frequency, right? Resonant frequency की ये condition होती है. Resonant frequency क्या होती है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. But this is the condition for resonant frequency. और ये जो resonance की condition है वो एक important topic है. और since resonance एक important topic है इसलिए ये वाला जो derivation है वो थोड़ा सा important हो जाता है as compared to the other arrangements that we have seen, right? सो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टॉपिक दैट वी हैव स्टडीड. यहाँ पे आपको फेज निकालने की जरूरत नहीं थी यहाँ, बट यहाँ पे हमको जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए एक्सप्रेशन निकालने की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, राइट? ऑल्सो अगर हम इसका फेजर डायग्राम डिस्कस करें सो इसका फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा. हमको पता है एक ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर लगा हो उसमें वोल्टेज जो है वो लैग करता है, राइट? सो कैपेसिटर में हमने वोल्टेज जो है वो लैग करता हुआ बना दिया. इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं कि जो है वो नॉर्मल है. और एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर लगा हो उसमें करंट लीड करता है बाय 90 डिग्री. तो अगर एक कंपोनेंट इधर जा रहा है एक कंपोनेंट इधर जा रहा है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट कैन बी गिवन बाय दिस लाइन दैट आई एम शोइंग हियर. सो द रिजल्टेंट पोटेंशियल विल बी गिवन बाय दिस डायरेक्शन एंड द डायग्राम शोन हियर विल बी द फेजर डायग्राम फॉर द पर्टिकुलर केस, राइट? इस केस के लिए जो फेजर डायग्राम होगा दैट विल बी शोन हियर इन द फिगर. So in this way students we can make the diagrams or we can make the phasor diagram as it is being shown here. Now हमने 6 केसेस पढ़ लिए हैं
AC सर्किट्स के, जिसमें हमने अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो लगाए हैं, राइट। अब इसका हम लोग लास्ट केस पढ़ेंगे जिसमें एक ही सर्किट में L, C और R तीनों चीजें साथ में होंगी, दैट इज एक इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों साथ में जुड़ा होगा, राइट। और उसके लिए हमको जो एक्सप्रेशन है वो फाइंड आउट करना रहेगा, एंड दिस इज द 7th केस and it is one of the most important case, right? So now we are going to discuss the LCR circuit, that is inductor, resistor और कैपेसिटर, जिसमें तीनों लगे होंगे, वो वाला सर्किट हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इसका फिगर बना लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस केसेस में भी बनाए हैं। एक सर्किट जिसमें मैंने सबसे पहले L बना लिया, इंडक्टर, फिर एक कैपेसिटर और लास्ट में एक रेजिस्टर। इस तरीके से हमने बना लिए। यहाँ पे एक AC सोर्स हमने दे दिया, रेजिस्टर इज R, कैपेसिटेंस C, इंडक्टेंस L। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो मैंने मान लिया VL, कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल VC और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल हमने मान लिया VR। सो यहाँ से हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, सारे जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। आई नो दैट V इज इक्वल्स टू V नोट साइन ओमेगा टी। ये चीज़ मुझे क्लियर है, हर बार हमको यही चीज़ करनी है। V इज इक्वल्स टू V नोट साइन ओमेगा टी, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो ओम्स लॉ से आपको पता है दैट V इज इक्वल्स टू IR, राइट। और यू कैन से VR इज इक्वल्स टू IR। अभी तक तो याद हो गया होगा सिंस हम ये चीज बहुत बार कर चुके हैं। ऑल्सो VC इज इक्वल्स टू IXC, दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd, एंड VL इज इक्वल्स टू IXL, एंड दिस वन वुड बी इक्वेशन नंबर 4। सो हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई, 1 फॉर VL, 1 फॉर VC, 1 फॉर VR एंड 1 फॉर द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V, राइट। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, इट विल बी इक्वल्स टू V स्क्वायर इज इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VC स्क्वायर माइनस VL स्क्वायर, राइट। So this will be equals to VC minus VL का whole square. So हमारा जो total potential आ जाएगा that can be given by the expression which is being written over there, that is VR square plus VC minus VL का whole square. अच्छा ओके जो इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक VL माइनस VC का होल स्क्वायर हियर, राइट। क्योंकि इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो लीड करता है, दैट्स व्हाई VL में से हम VC को माइनस करेंगे, क्योंकि VC में वोल्टेज लैग करता है और VL में वोल्टेज लीड करता है, राइट। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव टेकन VL माइनस VC। यहाँ पे अब मैं अगर सारी वैल्यूज पुट कर दूं, so that I will get, this is equals to I square R square plus I XL minus I XC का whole square, right। एक चीज हम और यहाँ से कर सकते हैं, that I have written it I square R square plus, if I take I common from both the terms, so that I will get I square common, और अंदर आपके पास बच गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से मैं I स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, सो दैट आपके पास बचेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। दिस इज द थिंग दैट यू हैव गॉट हियर, एंड दिस इज इक्वल्स टू V स्क्वायर, राइट। एक चीज हम और यहाँ से कर सकते हैं, दैट इज अगर हम इस I स्क्वायर को नीचे भेज दें, सो दैट वी विल गेट V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर इज इक्वल्स टू R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर, और you will get from here V upon में I is equals to under root of R square plus XL की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास
ओमेगा एल माइनस एक्स सी की वैल्यू हो जाएगी 1 में ओमेगा सी, राइट। तो यू विल गेट ओमेगा एल माइनस 1 में ओमेगा सी और इस पूरे का स्क्वायर V upon I is equals to the impedance, so that you will get impedance R is Z is equals to 1 में R square plus omega L minus 1 में omega C और इस पूरे का स्क्वायर। सिंस ये चीज हम लोग ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, that's why I'm not explaining every step here in detail. I hope this must be clear to all the students, right? So यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी Z की, the complete value of Z is being shown here. So this will be the value of total impedance that we are talking about, right? ये जो L है ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा. So this will be the value that you have got from here. Now हमने impedance निकाल लिया. अब हमको निकालना है that what will be the phase difference. तो phase difference निकालने के लिए the formula would be tan phi is equals to, the phase difference can be given by tan phi is equals to VL minus PC upon में VR. This is the expression that we what we have, that is VL minus PC upon में VR. यहाँ पे अगर मैं सारी values put कर दूँ, so that I will get IXL minus IXC upon में I R. अगर हम I कॉमन ले लेते हैं, so that we will get XL minus XC upon में I R, I से I cancel and you will get XL minus XC upon में R. यहाँ पे अगर हम XL और XC की वैल्यू पुट कर देते हैं, so that we will get ओमेगा L minus 1 upon में ओमेगा C upon में R, right? This is the value of tan phi. अगर आपको phi की वैल्यू निकालनी है तो हम tan को इधर भेज देंगे and we will get phi is equals to tan inverse omega L minus 1 upon में omega C whole upon में R, and this is the value of phi that we have got from here, right? So इस तरीके से students we can find out the value of phi. Also एक चीज यहाँ पर mentionable है that we know that I node is equals to V node by Z, right? हमारे पास वैल्यू है I node की, that is I node is equals to V node by Z. यहाँ पे अगर मैं Z की वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे I node की वैल्यू मिल जाएगी, and from here I can get the value of I node as I node is equals to V node upon में जो Z के लिए एक्सप्रेशन निकला था, Z की वैल्यू was अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 by ओमेगा C माइनस ओमेगा L का whole square. This was the expression for I node. So we can get the value of I node from here. Also अगर हम यहाँ से फेज डिफरेंस की बात करें तो जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा वो समझते हैं. सबसे पहले हमने देखा अब इस सर्किट में क्या हो रहा है, L, C और R तीनों लगे हुए हैं. तो जब एक सर्किट में L, C और R तीनों लगे हुए होंगे, सबसे पहले एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है या रेजिस्टर लगा है, उसमें वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, दैट विल बी दोनों सेम फेज में होंगे. सो दैट कैन बी गिवन बाय दिस लाइन सिंपली. अब अगर मैं यहाँ पे इंडक्टर भी लगा देता हूं तो इंडक्टर में क्या होगा, जो इंडक्टर का वोल्टेज है वो 90 डिग्री से लीड करेगा एंड वी कैन मेक इट इन दिस डायरेक्शन. बट यहाँ पर इंडक्टर और रेजिस्टर के अलावा कैपेसिटर भी लगा हुआ है और कैपेसिटर के केस में 90 डिग्री से लैग करेगा. आपके पास तीन रेजिस्टेंस हैं, तीन वेक्टर्स हैं, और बाय द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो आपका नेट करंट होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली, राइट? सो दिस विल बी द फेजर डायग्राम टू एक्सप्लेन the circuit which contain L, C and
are all the three components in series, right? तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द सेवन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जिसमें हमने अलग अलग ऑल द 7 AC सर्किट्स जिसमें हमने अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो है वो लगाए हैं, राइट? जिसमें से ये वाला और इसके पहले वाला जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला केस है, that two cases are important, that two cases are more important, we can say, right? Now the further topics we will discuss in the next video. So that's all for today's class. Thank you.